Hello everyone, how are you all? वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश भाषा का ज्ञान। आज की वीडियो का हमारा टॉपिक है टी ओ और टी डबल ओ। दोनों बोलने में टू ही हैं, इसलिए बच्चों को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहता है। टी ओ और टी डबल ओ क्या वास्तव में ही दोनों इंग्लिश लैंग्वेज में प्रीपोजिशन के रूप में यूज होती हैं? इस वीडियो में मैं आपके सारे डाउट आज बिल्कुल क्लियर करूंगा कि क्या टी डबल ओ भी एक प्रीपोजिशन है और टी ओ एक प्रीपोजिशन होते हुए क्या इंग्लिश लैंग्वेज में प्रीपोजिशन का ही काम करती है या कुछ और भी इसका काम है। तो इस वीडियो को सभी बच्चे ध्यान से देखें, क्योंकि आज की जो वीडियो है ये आपका बहुत ही कंफ्यूजिंग टॉपिक को 100% क्लियर करेगी और मुझे उम्मीद है कि आगे किसी भी तरह की समस्या का आपको सामना नहीं करना पड़ेगा। तो वीडियो को आगे मैं कंटिन्यू करते हुए बताना चाहूँगा आपको टी ओ और टी डबल ओ, इन दोनों को टू ही बोलते हैं। टी डबल ओ को भी टू बोला जाता है और टी ओ तो टू होता ही है। बहुत से बच्चे टी डबल ओ को टू बोल देते हैं, टू नहीं है, ये भी टू ही है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे टी ओ प्रीपोजिशन के बारे में। टू प्रीपोजिशन में जिसमें एक ओ आया हुआ है, ये एज ए प्रीपोजिशन कैसे काम करती है, सबसे हमें पहले देखना है। एज ए प्रीपोजिशन टू कैसे काम करेगी। फर्स्ट रूल में आप ध्यान रखें, ये आपको बताएगी डेस्टिनेशन। डेस्टिनेशन होता है आपका रीचिंग प्लेस, यानी कि आपको कहाँ पहुंचना है, आपको कहाँ जाना है, वो जाने की आपके पहुंचने की जगह को बताएगी टू प्रीपोजिशन। जहाँ भी आप पहुंचेंगे वो आपका रीचिंग प्लेस इंडिकेट करेगी। एग्जाम्पल देखिए, जैसे आप ये यहाँ खड़े हैं और ये मैं कुछ आपको यहाँ पर इमेज बना कर दूंगा, इससे आपको ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ये एग्जाम्पल के लिए मैं बता देता हूँ, मान लीजिए स्कूल है, ये हॉस्पिटल है और ये एक प्लेस दे दिया मैंने दिल्ली। अब यहाँ से आपको स्कूल जाना है, हॉस्पिटल जाना है, दिल्ली जाना है, तो ये आपके रीचिंग प्लेस हैं, ये आपके डेस्टिनेशन है। यहाँ से आपका मूवमेंट स्टार्ट हुआ इन तीनों की तरफ। ये जो मूवमेंट आपको दिखाई दे रहा है ये रीचिंग प्लेस की ओर जा रहा है। और प्लेस से पहले कौन सी प्रीपोजिशन आएगी? टू। जैसे आ गया टू स्कूल, टू हॉस्पिटल, टू दिल्ली। मैं स्कूल जा रहा हूं, आई एम गोइंग टू स्कूल। पहुंचना कहाँ है आपको? स्कूल। मैं हॉस्पिटल गया, आई वेंट टू हॉस्पिटल। मैं दिल्ली गया, आई वेंट टू दिल्ली। ये आपके रीचिंग, आपके डेस्टिनेशन पॉइंट हैं, ये आपके पहुंचने की जगह है। तो इसमें डेस्टिनेशन पॉइंट से पहले टू प्रीपोजिशन का यूज होता है। सेकंड यूज देखिए इसका, टू के साथ पर्सन जहां पे लगा हुआ आएगा, व्यक्ति, वो मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है। यहां टू के साथ पर्सन मिलेगा, ये था टू के साथ प्लेस। टू के साथ जहां भी पर्सन आएगा वो टू इंग्लिश लैंग्वेज में प्रीपोजिशन के रूप में काम करेगी। जैसे ये आ गया, आई गेव द बुक टू राहुल। आई गेव द बुक टू राहुल, ये जो राहुल है ये क्या है? पर्सन है। और इससे पहले जो टू आया ये एज ए प्रीपोजिशन आया हुआ है, ये प्रीपोजिशन है। ये पर्सन के लिए मैंने आपको एग्जांपल बताया था। और देखिए, आई हैव सबमिटेड
द रिपोर्ट टू हिम, आई हैव सबमिटेड द रिपोर्ट टू हिम, मैंने अपनी रिपोर्ट उसे जमा करा दी है। ये जो हिम है ये पर्सन है, और ये जो टू है ये एज ए प्रीपोजिशन है। तो फर्स्ट रूल में प्लेस, सेकंड रूल में पर्सन। इंग्लिश में इन दोनों को आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर ये जब भी आएंगे एज ए प्रीपोजिशन आएंगे। इसके बाद टू का एज ए प्रीपोजिशन जो यूज आएगा वो टाइमिंग में आएगा। टाइमिंग में दो तरीके से आता है। एक तो अगर टाइम का ड्यूरेशन दिया हुआ है तो ड्यूरेशन में देखेंगे आप फ्रॉम और टू का कॉम्बिनेशन आता है। जैसे यहाँ पर आ गया फ्रॉम 2 PM टू 5 PM, से और तक, यानी कि समय की जो लास्ट सीमा है उस अवधि को बताता है टू प्रीपोजिशन, जहां टाइम से पहले लग गया। ये से और तक की सेंस में है। तो ये जो टू लगा हुआ है ये प्रीपोजिशन लगा हुआ। दूसरा टाइम के साथ कैसे यूज होता है ये देखेंगे अभी हम। जब इस 5 बजे से अगर हम पहले की बात करें, जैसे हमें टाइमिंग के बारे में मैं थोड़ा सा सब बच्चों को बताना चाहूँगा। 31 मिनट टू 59 मिनट्स, ये सब बच्चे ध्यान दें। 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं। 1 से लेके 30 तक प्रीपोजिशन नहीं आती है, तब हम पास्ट लगाते हैं। 31 से लेके 59 मिनट्स तक का समय अगर हम बताएंगे तब हम टू प्रीपोजिशन लगाएंगे। जैसे 20 to 5, 20 to 5 का मीनिंग क्या है? 20 to 5 का मीनिंग है कि ये जो आगे आने वाला जो 5 बजे का समय है इसमें 20 मिनट बचे हुए हैं। तो टाइमिंग क्या हुआ? 4:40। देखना आप इस चीज को, 20 to 5 का मीनिंग है 4:40। यहां जो टू प्रीपोजिशन आएगी वो नेक्स्ट आवर को बताएगी, आगे आने वाले समय को बताएगी। और अगर इससे पहले आप देखेंगे, यानी कि अगर आधे घंटे से ज़्यादा का समय बचा हुआ है अगले समय में, तब पास्ट लगाते हैं, तब टू नहीं लगता, तब पास्ट आता है। जैसे ये आ गया हाफ पास्ट 5, हाफ पास्ट 5। हाफ पास्ट 5 का मतलब क्या हुआ? टाइमिंग 4:30। इसमें ध्यान देना है आपने, हाफ पास्ट 5 आ गया तो 4:30 का टाइम काउंट होगा। अगर 30 से ऊपर अगर हम बताएं, जब आपने टू प्रीपोजिशन को लगाना, जैसे मैंने आपको ये बताया, और देखें आप इसमें जैसे 45 का टाइमिंग है तो क्वार्टर लगाते हैं, तो इसमें लिखते हैं हम 4:45, तो वहां भी हमें टू लगाना है। 10 to 5, 10 to 5 का क्या मतलब है? 4:50, यानी कि 5 बजने में 10 मिनट है। इसका था 5 बजने में 20 मिनट है, इसलिए 4:40 का टाइम हुआ। 5 बजने में 10 मिनट है तो ये 4:50 का टाइम हुआ। और ये मैंने आपको बताया 31 से नीचे का अगर कोई टाइम है, मान लीजिए 5 बजने में आधा घंटा है, तो हाफ पास्ट हो गया। 5 बजने में और भी इससे ज़्यादा का समय लगा लीजिए, ये तो थे आपके 30 मिनट्स थे, 35 मिनट है, 40 मिनट है, तब भी आपने पास्ट लगाना है। उसके गैप में आपको पास्ट का यूज करना, टू का यूज नहीं करना। मैं अभी आपको टू का यूज बता रहा हूँ कि टू का यूज कहाँ किया जाएगा।
इस टाइमिंग के लिए भी और इस टाइमिंग के लिए भी। ये सभी बच्चों को ध्यान रखना है। बहुत ज़्यादा एग्ज़ाम के अंदर, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के अंदर इसके एरर बहुत ज़्यादा आते हैं और बहुत बारीकी से आपको इस चीज़ को समझना है। इसके बाद हम टू का एज ए प्रीपोजिशन के रूप में डिस्कस करने के बाद अब मैं आपको बताऊंगा TO2 इंग्लिश लैंग्वेज में प्रीपोजिशन के अलावा किस रूप में आता है। तो इसको सीखने के लिए मैं दो चीज़ आपको बताऊंगा, सभी बच्चे ध्यान से देखें। एक तो ये कंडीशन देखने को मिलती है आपको इंग्लिश में टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और एक मिलती है आपको ये कंडीशन टू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING। जहां भी टू के साथ वर्ब की बात आती है तो ये दो कंडीशन आती हैं। इसमें से कौन सी कंडीशन में टू प्रीपोजिशन के रूप में लगा हुआ है और कौन सी कंडीशन में टू प्रीपोजिशन के रूप में नहीं लगा हुआ है, इस चीज को समझना है आपने बारीकी से। जब भी टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी तो सभी बच्चे ध्यान दें, ये प्रीपोजिशन के रूप में टू नहीं है, ये टू है इन्फिनेटिव के रूप में। और टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING के रूप में अगर लगा हुआ है, यानी कि टू के साथ फर्स्ट फॉर्म प्लस ING आई हुई है, तब ये एज ए प्रीपोजिशन है। यहां पर टू प्रीपोजिशन के रूप में लगा हुआ है। बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन रहता है कि टू के साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म आती है। टू के साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म आती है, लेकिन वो इन्फिनेटिव में आती है। प्रीपोजिशन में टू के साथ जहां भी वर्ब की बात आएगी वो फर्स्ट फॉर्म प्लस ING के रूप में आएगी। अगर आपको टू के साथ कहीं फर्स्ट फॉर्म दिखाई दे तो वो एज ए प्रीपोजिशन टू लगा हुआ नहीं है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अंडरलाइंड वर्ड पूछते हैं कि अंडरलाइंड वर्ड बताइए क्या है। तो जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल मैं आपको बता देता हूँ, ये आ गया आई वांट टू मीट हिम, ये पूछ लिया, ये अंडरलाइंड वर्ड है, इसमें ये बताइए टू क्या है। आपने देखा टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई हुई है, ये तो इन्फिनेटिव है। यहां तो टू एज ए प्रीपोजिशन है ही नहीं, यहां टू एज ए एन इन्फिनेटिव है। अब एज एन इन्फिनेटिव कैसे काम करता है वो बताता हूं मैं आपको। नाउन के रूप में काम करता है। नाउन के रूप में किसका जवाब देगा ये? क्या। क्या का जवाब जब भी देगा ये हमेशा नाउन के रूप में काम करेगा, नाउन ऑब्जेक्ट के रूप में काम करेगा। जैसे ये कहता है आई वांट, मैं चाहता हूं, क्या चाहता हूं? टू मीट हिम, उससे मिलना। तो ये जो टू मीट है ये इन्फिनेटिव है, इन्फिनेटिव एज ए नाउन, क्योंकि ये किसका जवाब दे रहा है? क्या का जवाब दे रहा है। समझ गए ना सारे बच्चे ध्यान से। टू में जब भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी तो वो एक जो पहला यूज है इसका वो नाउन के रूप में है, नाउन के रूप में काम करेगा। दूसरा देखिए एडवर्ब के रूप में कैसे काम करेगा। एडवर्ब के रूप में काम करने के लिए किसका जवाब देगा ये? क्यों। क्यों का जवाब देगा। क्यों का जवाब देने के लिए एग्जाम्पल बहुत सारे हैं, आप रोज बोलते हैं। जैसे आ गया आई वेंट देयर, आई वेंट देयर, मैं वहां गया। क्यों गए? टू आस्क हिम अ क्वेश्चन। आई वेंट देयर टू आस्क हिम ए क्वेश्चन। यहां देखना सभी बच्चे ध्यान से, मैं वहां गया, क्यों गए आप? तो ये जो टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दिखाई दे रही है ना, ये कैसे लगा हुआ है वहां पर टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म? एज एन एडवर्ब। जो पर्पस बताएगा, क्यों का जवाब देगा, वो एडवर्ब के रूप में है। एडवर्ब क्या होता है? जो वर्ब
को और ज़्यादा क्लियर बताता है, जो वर्ब की विशेषता बताए। भाई आप वहाँ गए तो वहाँ जाने का कारण क्या हुआ, ये डिफाइन तो इसी वर्ब को कर रहा है ना। आई वेंट देयर किस लिए गया, टू आस्क हिम ए क्वेश्चन। आई स्टूड अप टू सॉल्व द सम। आई स्टूड अप टू सॉल्व द सम। मैं खड़ा हुआ, किस लिए खड़ा हुआ, भैया आप क्यों खड़े हुए, क्या रीजन था, क्या पर्पस था आपका खड़े होने का। आपको क्वेश्चन क्या करना था, सम को आपको सॉल्व करना था। तो ये भी क्यों का जवाब हो गया। तो ये इस तरह से जो क्यों का जवाब देंगे वो सारे क्या है, एडवर्ब के रूप में है। इसके बाद देखिए ये एडजेक्टिव के रूप में कैसे काम करता है। एडजेक्टिव के रूप में काम करने के लिए ये क्या करेगा, एडजेक्टिव क्या करता है, हमेशा नाउन को डिस्क्राइब करता है, यानी कि नाउन के बारे में बताएगा। जैसे आप अक्सर कहते हैं कि मेरे पास समय नहीं है व्यर्थ करने के लिए, मतलब मेरे पास समय नहीं है वेस्ट करने के लिए, ज़्यादातर लोग बोलते हैं। तो कैसे होता है ये सेंटेंस, कैसे काम करता है, इसके अंदर टू, आई हैव नो टाइम टू वेस्ट। आई हैव नो टाइम, मेरे पास समय नहीं है। तो ये किसको डिफाइन कर रहा है, टू वेस्ट, टाइम को डिफाइन कर रहा है। तो यहाँ जो टू वेस्ट लगा हुआ है ये कैसे काम कर रहा है, एज एन एडजेक्टिव। यहाँ जो टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई है वो किसको डिफाइन कर रही है, टाइम नाउन को डिफाइन कर रही है। इसके अंदर नाउन है टाइम, इसको डिस्क्राइब किया जा रहा है कि मेरे पास समय नहीं है व्यर्थ करने के लिए। और एग्जाम्पल देखिए, मुझे खाने के लिए कुछ चाहिए, कैसे करेंगे इसमें हम, आई नीड समथिंग टू ईट। आई नीड समथिंग टू ईट, मुझे कुछ खाने के लिए चाहिए। तो ये जो समथिंग है ये नाउन है, और जो टू ईट है ये किसको डिफाइन कर रहा है, समथिंग को डिफाइन कर रहा है। ये कहता है कि मुझे कुछ ऐसा चाहिए जो मैं खा सकूं। तो यहाँ जो टू ईट है, टू के साथ जो फर्स्ट फॉर्म आई, ये एज एन एडजेक्टिव है। तो जहाँ भी टू के साथ फर्स्ट फॉर्म आएगी वो इन्फिनेटिव के रूप में होगा, प्रीपोजिशन के रूप में नहीं होगा। तीन तरीके से वो काम करेगा, नाउन के रूप में, एडवर्ब के रूप में और एडजेक्टिव के रूप में। ये तीनों रूप हैं इसके, टू के साथ फर्स्ट फॉर्म के लिए लगाने के लिए। तो सभी बच्चे इसमें ध्यान दें, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ सीखने के बाद अब मैं आपको बताऊंगा कि टू एज ए प्रीपोजिशन कैसे काम करती है जब भी इसके साथ वर्ब आती है। तो सभी बच्चों को ये फॉर्मेशन ध्यान रखना कि टू के साथ अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आएगा तभी ये टू एज ए प्रीपोजिशन वर्क करेगी। यानी कि यहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी की सेंस होनी चाहिए, और ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी यहाँ पर जिरण का काम करेगी, यानी कि वर्ब के साथ साथ नाउन का भी काम करेगी। क्योंकि जिरण हमें बताता है कि जब एक वर्ब के साथ साथ वो वर्ब नाउन का भी काम करे तो वो जिरण के रूप में लगी हुई है। इसके बहुत सारे फिक्स्ड फ्रेजेस भी हैं और नियम भी हैं। तो मैं कुछ मेन आपको चीज़ें बता देता हूँ ताकि आप लोगों को ध्यान रहे कि अंडरलाइंड वर्ड में जो टू के साथ फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी है, वहाँ पर टू अगर आपसे पूछें तो आपने बताना कि टू एज ए प्रीपोजिशन है, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी के बारे में पूछे तब वो एक जेंडर के रूप में लगा हुआ है। जैसे आप ये एग्जांपल देखिए, ही एडमिटेड टू स्टीलिंग। ही एडमिटेड टू स्टीलिंग, ये जो स्टीलिंग है ना, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी,
और यहाँ जो टू लगा हुआ है ये एज ए प्रीपोजिशन है, ये टू प्रीपोजिशन है। और जो स्टिलिंग है यहाँ पर जेरंड के रूप में लगा हुआ है, ये नाउन के रूप में भी काम कर रही है वर्ब, और वर्ब तो ये है ही एडमिटेड टू स्टील नहीं आएगा, ही एडमिटेड टू स्टीलिंग आएगा। और देखिए आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू मीटिंग हिम, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू मीटिंग हिम, ये टू एज ए प्रीपोजिशन, और यहाँ मीटिंग वर्ब के साथ साथ नाउन का भी काम कर रही है, तो ये जेरंड के रूप में लगी हुई है। यहाँ टू के साथ फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी जब भी आएगी, जब भी आपको ध्यान रखना कि ये टू है, ये एज ए प्रीपोजिशन वर्क करेगा। जैसे ये आ गया ही इज यूज्ड टू प्लेइंग क्रिकेट, ही इज यूज्ड टू प्लेइंग क्रिकेट, ये फॉर्मेशन है। अगर यूज्ड से पहले बी की फॉर्म नहीं दे रखी तो कैसे काम करता है ये, तब आता है टू इन्फिनेटिव। इससे पहले बी की फॉर्म होना जरूरी है, क्योंकि अगर बी की फॉर्म नहीं दे रखी तो ये तो पास्ट हैबिट को शो करेगा, पास्ट हैबिट को शो करेगा, तो यहाँ पे एज ए इन्फिनेटिव ये काम करेगा। और इज लग गया, ही इज यूज्ड टू प्लेइंग क्रिकेट, तो वह क्रिकेट खेलने का आदी है, ये प्रेजेंट हैबिट को शो कर रहा है। तो ये फॉर्मेशन आपको ध्यान में रखनी है, जब भी टू के साथ फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आएगी वहां पर टू एज ए प्रीपोजिशन वर्क करेगा। टू का यूज सीखने के बाद अब मैं आपको बताऊंगा टी डबल ओ। टी डबल ओ का इंग्लिश लैंग्वेज में यूज कहाँ होता है, तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा, बहुत से बच्चों को ये कन्फ्यूजन रहता है क्या ये भी एक प्रीपोजिशन है, तो सभी बच्चों को दिमाग में रखना कि ये प्रीपोजिशन नहीं है। टी डबल ओ प्रीपोजिशन नहीं है, तो फिर ये है क्या, ये है एडवर्ब। टी डबल ओ क्या है, एडवर्ब है। एडवर्ब के रूप में ये कैसे काम करेगा इंग्लिश में, बहुत ज़्यादा को बताएगा, यानी कि इसको हम एडजेक्टिव के साथ लगा के बोलते हैं, और एडजेक्टिव के साथ लगाएंगे तो एक नेगेटिव सेंस को शो करेगा। मान लीजिए ये आ गया सेंटेंस, द कॉफ़ी इज हॉट, ये नॉर्मल कंडीशन है कि जो कॉफ़ी है वो गर्म है। अगर हमने इसको ऐसे यूज़ किया, द कॉफ़ी इज टू हॉट, यहाँ लगा दिया हमने टू, और ये है आपका एडजेक्टिव, कॉफ़ी कैसी थी, गर्म थी। अब इसके साथ हमने टी डबल ओ टू लगा दिया, तो इस हॉटनेस की एक्सेस को बताएगा कि इतनी ज़्यादा गर्म थी कि आप इसको पी भी नहीं सकते हैं। तो यहाँ जब लग गया तो ये अपने आप ही नेगेटिव सेंस में इसको ले गया। इसमें यहाँ टू लगने के बाद इस एडजेक्टिव की एक्सेसनेस को बता रहा है, ये बहुत ज़्यादा को बता रहा है। इसी तरह से एक एग्जांपल और देखिए इसमें, द प्रॉब्लम वाज टू डिफिकल्ट, द प्रॉब्लम वाज टू डिफिकल्ट, जो समस्या थी वो डिफिकल्ट तो थी, लेकिन जब इसके साथ टू लग गया तो ये डिफिकल्ट को और भी ज़्यादा डिफिकल्ट कर देगा। और एग्जाम में कम्बिनेशन इसके साथ कैसे आता है, जैसे मान लीजिए ये आ गया डिफिकल्ट के बाद आ गया टू सॉल्व, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जब ये एडजेक्टिव के साथ लगता है तो अपने आप ही नेगेटिव सेंस ले लेता है। अब इसके साथ एग्जाम में कम्बिनेशन ये आ गया, द प्रॉब्लम वाज टू डिफिकल्ट टू सॉल्व, ये आगे टू इन्फिनेटिव आ गया।
कि समस्या इतनी कठिन थी कि उसको सॉल्व कर पाना आसान नहीं था। तो ये अपने आप में नेगेटिव सेंस ले जाके ये सॉल्यूशन के लिए बता रहा है कि सॉल्यूशन से बाहर थी। इस तरह की कंडीशन आता है, इस तरह का पैटर्न आता है एग्जाम के अंदर। ये पूछ लेते हैं, ये बताइए क्या है, ये बताइए क्या है। ये टू इन्फिनेटिव है, टू के साथ और की फर्स्ट फॉर्म आ रही है, तो यहाँ भी प्रीपोजिशन नहीं है और ये भी प्रीपोजिशन नहीं है। इस सेंटेंस के अंदर दो जगह टू दिखाई दे रहा है आपको, दोनों में प्रीपोजिशन नहीं है टू, ये ध्यान रखना। जैसे ये आ गया, द बैग वाज टू हैवी टू लिफ्ट। द बैग वाज टू हैवी टू लिफ्ट। अब आपसे पूछें क्या ये प्रीपोजिशन है और क्या ये प्रीपोजिशन है? ना ये प्रीपोजिशन है और ना ये प्रीपोजिशन है। ये टू इन्फिनेटिव है और ये एडवर्ब के रूप में लगा हुआ है, एडजेक्टिव के साथ लगा हुआ है। ये ध्यान रखना, आपने एग्जाम के अंदर अंडरलाइंड वर्ड में कुछ भी पूछ सकते हैं आपसे। इसके बाद इसका सेकंड यूज देखिए। जब सेंटेंस के लास्ट में हम टी डबल ओ को लगाते हैं तो ये भी की सेंस देता है। जैसे हम कहे मैं वहाँ जाऊँगा, अब आपका साथी आपका दोस्त कहे मैं भी वहाँ जाऊँगा, तो वो कैसे बोलेगा? आई विल गो देयर टू। ये एंड में आ गया ना, लास्ट में आ गया। आई विल गो देयर टू, मैं भी वहाँ जाऊँगा। ही इज कमिंग टू। हम कहें वह आ रहा है, एक हम कहें वह भी आ रहा है, तो लास्ट में क्या लग गया? टी डबल ओ टू, तो भी की सेंस देगा। एक ये यूज है इसका इंग्लिश में, भी के लिए लगाते हैं टी डबल ओ को, लास्ट में यूज करेंगे। इसके बाद टी डबल ओ टू के साथ नेगेटिव सेंस के लिए बिना नोट के नेगेटिव सेंस मैंने पहले बताया था आपको, बगैर नोट लगाए नेगेटिव में ले जाता है सेंटेंस को, लेकिन जब नोट लगा देते हैं तो पॉजिटिव में ले जाता है। ये सभी बच्चों को सीखना है। जैसे मान लीजिए ये आ गया, द प्रॉब्लम वाज नॉट टू डिफिकल्ट। वही एग्जाम्पल जो मैंने आपको भी बताया था, जो सेंटेंस को नेगेटिव में ले गया था। अब मैंने उससे पहले आपको नोट लगा के दिखाया, ये किस सेंस में आ गया? ये द प्रॉब्लम वाज नॉट टू डिफिकल्ट, कि समस्या इतनी ज़्यादा भी कठिन नहीं थी कि उसको सॉल्व ना किया जाए। द प्रॉब्लम वाज नॉट टू डिफिकल्ट टू सॉल्व। आप देखिए ये सेंटेंस को किस सेंस में ले गया नोट लगने के बाद? ये सेंटेंस को पॉजिटिव में ले गया, बगैर नोट लगाए नेगेटिव में ले गया था और नोट लगाने से पॉजिटिव में ले गया। इसकी सेंस ये हो गई कि इसको पॉजिटिव में ले गया सेंटेंस को। जैसे और एग्जांपल देखो, द क्वेश्चन वाज नॉट टू डिफिकल्ट। द क्वेश्चन वाज नॉट टू डिफिकल्ट, कि क्वेश्चन इतना भी डिफिकल्ट नहीं था कि उसको हल ना किया जा सके, टू सॉल्व। यहां भी नोट लगने के बावजूद भी इसको पॉजिटिव की ओर ले गया। टू दोनों तरह से काम करता है। टू के साथ जब नोट लगा देंगे तो पॉजिटिव में ले जाएगा, टू के साथ जब नोट नहीं लगाएंगे तब वो उसको नेगेटिव में ले जाएगा। तो ये मैंने आपको बताया इस वीडियो में टी ओ और टी डबल ओ टू दोनों का यूज कैसे किया जाता है। सभी बच्चों ने बहुत ध्यान से इसको सीखा होगा। अपने नोटबुक में इसको नोट भी कर लें और इसको डेली अपने प्रैक्टिस में लेके आएं।
आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।